सेल डिवीज़न के पिछले वीडियो में हमने सेल डिवीज़न का ओवरव्यू देखा था और सेल साइकिल को डिस्कस किया था। आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम सेल डिवीज़न के टाइप को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सेल डिवीज़न जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एमाइटोटिक को हम डायरेक्ट सेल डिवीज़न या फिर एमाइटोसिस भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे माइटोटिक, एमाइटोटिक, ठीक है, और एमाइटोटिक को एमाइटोसिस भी कहते हैं या फिर इसे डायरेक्ट सेल डिवीज़न भी कहते हैं। जो माइटोटिक डिवीज़न है इसे हम माइटोसिस या फिर इनडायरेक्ट और इसी तरीके से मियोसिस को मियोटिक डिवीज़न या फिर रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। नाम में आपको क्लियर हुआ कि माइटोटिक जिसे हम माइटोसिस या डायरेक्ट सेल डिवीज़न कहते हैं, माइटोटिक जिसे हम माइटोसिस या इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न कहते हैं, मियोसिस जिसमें हम मियोटिक या फिर रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एमाइटोटिक डिवीज़न क्या होता है। मेनली जो ध्यान देने वाले डिवीज़न है वो है माइटोटिक और मियोसिस डिवीज़न। ये मेन इम्पोर्टेंट सेल डिवीज़न है, लेकिन इसको भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये क्या है। तो जो हम एमाइटोटिक डिवीज़न देखने जा रहे हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल हम पहले समझ लेते हैं कि इस टाइप के डिवीज़न कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो डिवीज़न हैं वो हमें बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स, फंजाई, लोअर एल्गी, इन सब चीज़ों में एमाइटोटिक डिवीज़न देखा जाता है। साथ ही साथ जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, उसमें भी इस टाइप के जो सेल डिवीज़न है वो पाया जाता है। तो ये जो डिवीज़न है ना, इसमें कुछ न्यूक्लियर इवेंट नहीं पाया जाता है, जस्ट डायरेक्टली डिवीज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और ये हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सेल हुआ। फिर ये नॉर्मल सेल जो है वो डिवाइड होने के लिए कुछ ऐसा 8 लाइक या डमरू लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस जो जस्ट जैसे सेल डिवीज़न, जैसे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है ना, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियर का भी डिवीज़न होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियर इवेंट नहीं पाया जाता है कि इसमें स्पिंडल फाइबर बने या फिर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन वगैरह हो। ये सब कोई चीज़ें नहीं होती है, जस्ट नॉर्मल डायरेक्ट सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो साइड से और ये सकरे होते जाते हैं, कंडेंस हो के पूरा 2 सेल बनाते हैं, 2 डॉटर सेल बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से 2 डॉटर सेल बन जाती हैं, जिसमें न्यूक्लियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना और साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइवन होता है। ठीक है, इक्वल नहीं होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोटिक डिवीज़न। अब जो हमारे पास जो मेन 2 इम्पॉर्टेंट सेल डिवीज़न है, ठीक है, कौन कौन से हैं? माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, ये 2 टाइप के सेल डिवीज़न हैं। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या है? ये 2 टाइप के सेल डिवीज़न हैं। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेल डिवीज़न है वो माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है कि ये हमारा सेल है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इससे डिवीज़न होके क्या बनेगा? 2 सेल बनेगा, 2 डॉटर सेल बनेगा, राइट। अब जो माइटोसिस डिवीज़न है, अब हमारे बॉडी में ये 2 टाइप के सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक है, इससे भी तो एक सेल से 2 नई सेल बनती है और इस डिवीज़न से भी एक सेल से 2 नई सेल बनती है। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? 2 टाइप के सेल डिवीज़न आखिर क्यों होते हैं? तो इसका मेन रीज़न है ग्रोथ और ओरिजिनेशन। ठीक है, तो जो माइटोसिस डिवीज़न होता है ना, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये आइडेंटिकल ट्विन्स बनाते हैं।
इसकी पहली जनरेशन और लास्ट की जनरेशन दोनों अगर उठा के अगर देखा जाए, उसकी स्टडी की जाए, तो दोनों ही सेम ही मिलेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस बनाते हैं, आइडेंटिकल क्लोन्स बनाते हैं। ये माइटोसिस डिवीजन का ये कैरेक्टर होता है। लेकिन जब हम बात मियोसिस की करते हैं तो ये इनमें क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस होता है मियोसिस के डिवीजन से बने सेल में, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इनसे जो बनने वाली जो सेल्स है ना, ये भी 46 क्रोमोसोम वाली सेल्स बनाएंगी, सेम टू सेम, ठीक है। क्योंकि इसे आइडेंटिकल क्लोन्स बनाने हैं, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जहाँ भी सेल डिवीजन होगा, सेम टू सेम हमें सेल चाहिए। एक नॉर्मल एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर हमारे स्किन में कहीं कट लग जाता है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो जगह अपने आप हील हो जाती है, वो इंजरी अपने आप खत्म हो जाती है। कैसे? और वहाँ पे सेम टू सेम सेल वहाँ पे दोबारा बनती है और हमारी स्किन जो है वो रिपेयर हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि चोट कहाँ लगी हुई रहती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, क्योंकि ये सेम टू सेम जस्ट वैसा ही सेल बना के देती है जैसा कि पहले था, ठीक है। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो हमारे पास जो पेरेंट सेल होती है वो 46 क्रोमोसोम वाली होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो नंबर ऑफ कितने 46 है। लेकिन जो बनने वाली डॉटर सेल्स है ना, ये 46 क्रोमोसोम वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सेल रिस्पॉन्सिबल होती है ओरिजिनेशन के लिए, क्योंकि जो स्पर्म सेल और ओवम सेल होती हैं उनको आपस में फ्यूज होना होता है। तो ऑलरेडी अगर वो सेल 46 क्रोमोसोम वाली होंगी, तब तो ये ऑर्गेनिज्म कुछ और ही बन जाएगा, ह्यूमन तो बेबी बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसका रास्ता क्या निकला कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर्स है ना, उसको ही हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम वाले 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल्स होंगी ना, इनमें आधे क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एग सेल एक हुई जिसके पास 23 है और एक ये स्पर्म सेल हुई जिसके पास 23 है। अब ये दोनों फ्यूज होके जब फर्टिलाइज एग बनाएंगे तो इस क्रोमोसोम में, इस न्यूक्लियस में टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। तो अब ये ह्यूमन का जनरेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम नंबर वाले सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, और माइटोसिस में सेम टू सेम आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन की पॉइंट्स थे, ठीक है। तो अब इस टाइप की जो सेल डिवीजन है वो हमें कहाँ देखने मिलती है? एग्जाम्पल क्या है? तो ये जो हमें देखने मिलती हैं वो मिलती हैं सोमेटिक सेल्स में। और मियोसिस कहाँ देखने मिलता है? इसका मेन एग्जाम्पल है रिप्रोडक्टिव सेल, ये इसका मेन एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो कमेंट करके बताइएगा। पिछले वीडियो में हमने सेल साइकिल की बात की थी, जिसमें हमने बताया था इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज वो फेज जिसमें सेल अपनी प्रिपरेशन करता है डिवीजन के लिए, ठीक है। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ उसको देखें और सेल डिवीजन को स्टेप बाय स्टेप समझें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम फेज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। सेल अपनी प्रिपरेशन कर चुका है डिवीजन के लिए, अब वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो एम फेज, जिसे हम डिवीजन फेज भी कहते हैं या फिर एम फेज भी कहते हैं। अब जो एम फेज है इसमें हम देख रहे हैं कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। वॉल्टर फ्लेमिंग ने, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1882 में इसको डिस्कवर किया था। तो सेल डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें हमने आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में पहले भी बताया था। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म डिवीजन जिसे हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। कैरियो मीन्स न्यूक्लियर, ठीक है, काइनेसिस मतलब डिवीजन। इसी तरह से साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस डिवीजन। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इंटरफेज में सारी तैयारियां हो चुकी हैं सेल डिवीजन के लिए। एम फेज में
दो तरीके से डिवीजन होगा। फर्स्ट स्टेप में हम एंटर करेंगे जिसमें हम कैरियोकाइनेसिस करेंगे, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में कुछ फेजेस आएंगे जिसे हम माइटोटिक डिवीजन के फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 फेज में न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, ठीक है। जिसे पहला जो है इसे हम कहते हैं प्रोफेज, इसे पहला फेज कहेंगे। प्रोफेज मीन्स पहला फेज, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाफेज, मेटा बीच का फेज, ठीक है। मेटा मतलब बीच का फेज। उसके बाद एनाफेज और लास्ट है टीलोफेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ फेजेस हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे कैसे, PMT नाम तो सुना ही होगा। पहले मेडिकल एंट्रेंस PMT के नाम से हुआ करता था, लेकिन अब नीट के नाम से होता है, ठीक है। तो इसे हम रिलेट करेंगे इससे, PMT होता था, इसमें हम A लगा देंगे तो PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इस तरीके से हम कैरियोकाइनेसिस के फेजेस को याद रखेंगे। हमारे नॉर्मल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल जो अभी क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में अवेलेबल है, सेंट्रियोल्स जो अभी एक साथ यहाँ पे है। तो ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ये इंटरफेस की है, ठीक है। इंटरफेस के दौरान हमने क्या बताया था, सारे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है वो सेल इकट्ठा करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इंटरफेस से जो सेल है ना वो एम फेज में जाएगी और अर्ली प्रोफेज में जाएगी, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो हमारा थ्रेड लाइक DNA है ये अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाएगा, ठीक है। अभी जो पतले थ्रेड दिख रहे हैं ये मोटे थ्रेड के रूप में होंगे, इनकी जो उलझने हैं थोड़ी बहुत सुलझेंगी क्योंकि इसे क्रोमोसोम के फॉर्म में बनना है। क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और अभी ये थ्रेड है, ठीक है। कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको सुलझ के एक्स लाइक स्ट्रक्चर लेना है तो अपने आप को ये थोड़ा मोटा करेगा, अपने साइज में डबल दिखेगा क्योंकि इसे डिवाइड करना है, ठीक है। ये इंटरफेस के बाद प्रोफेज का पहला स्टेप होता है जिसमें कि जो DNA जो है, जो क्रोमेटिन्स है ना, ये डबल होने के लिए रेडी होती हैं। साथ ही जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की अपेक्षा जो न्यूक्लियस है ना वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस इसमें होनी है तो न्यूक्लियस को भी बाकी सेल ऑर्गेनल्स की अपेक्षा बड़ा साइज में डबल हो जाता है क्योंकि इसको भी डिवाइड करना है। न्यूक्लियोलस जो आप देख रहे हो ना, थोड़ी देर के बाद मतलब लेट प्रोफेज में जाते जाते न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाता है। सेल की न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है ये लेट प्रोफेज तक ये पूरी तरीके से डिसअपेयर होने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है ना इक्वेटर यानी कि सेंटर में इकट्ठा होगा। आगे जब हम स्टेप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ये सेंट्रियोल, जब आप सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं तो सेंट्रियोल्स के बारे में आप देखे होंगे। ये अब इसका रोल जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना ये दो हैं, यहाँ एक जोड़े के रूप में होते हैं, एक इस पोल में और एक अपोजिट पोल में जाके बैठ जाता है और वहाँ से ये क्या काम करता है, ये काम करता है रस्सियाँ बनाने का, ठीक है, जिसे हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये वो रस्सी बनाता है जिससे क्रोमोसोम्स है ना उससे वो अपनी रस्सी को उससे चिपका देता है और उसके बाद खींच के उसको अलग करने का काम करता है। जैसा कि हमने बताया था कि जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये दोनों पोल पे पहुंच जाते हैं और जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं ना वो क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होता है कि हमारे पास जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो अभी रैंडमली ऐसे है, ठीक है, थ्रेड लाइक है, बड़ी कॉम्प्लिकेट है। अब इसको कॉइल करना है, कंडेंसेशन इसमें होगा, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये कंडेंस होगा, ठीक है। इस तरीके से इनमें कॉइलिंग होगी, ठीक है, एक और ये दूसरा, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। और बीच में प्रेजेंट होगा हमारा सेंट्रोमियर जो ये दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़े रखा है, ठीक है। एक ये जो क्रोमोसोम के एक पार्ट को हम क्रोमेटिड्स कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, क्रोमेटिड्स।
ठीक है। इसको भी सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, इसको भी सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, एक सिंगल पार्ट को हम क्रोमेटिड्स कहेंगे, ठीक है। और ये साथ में इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम, और बीच में रहेगा अपना सेंट्रोमियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर लेता है। तो फर्स्ट फेज में जो है, प्रो फेज में ये क्या क्या चीजें करता है। प्रो फेज में क्या करता है कि जो हमारे सेंट्रियोल्स है वो पोल की तरफ चले जाते हैं। जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है इनमें कंडेंसेशन और कॉइलिंग होता है, जिससे कि जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है ना वो क्रोमेटिड्स बनाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड्स क्रोमेटिड्स बनाते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही जो न्यूक्लियोलस है वो लगभग डिसअपेयर हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना लेट प्रोफेज तक पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। तो प्रोफेज में इतनी चीजें हमको दिखाई देती हैं। अब हमारा जो सेकेंड फेज है जिसे हम मेटा फेज बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने देखा था क्या कि जो क्रोमेटिन थ्रेड्स जो थे वो क्रोमेटिड्स बना रहे हैं, दो छोटे छोटे क्रोमेटिड्स बना रहे हैं, और वो सेंट्रोमियर से आपस में चिपक रहे हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिड्स है और सेंट्रोमियर से आपस में चिपक रहे हैं। अभी जितना हुआ है यही हुआ है कि जो धागा था वो कंडेंस होके ये क्रोमेटिड्स बना रहे हैं, दो क्रोमेटिड्स बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो सेंट्रीवोल था वो अपनी जगह पे चला गया है। अब यहाँ से काम आता है मेटा फेज में। मेटा मतलब बीच का फेज, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, क्योंकि ये यहाँ पे, क्योंकि सारे जो क्रोमोसोम्स है ना वो सेल के बीच में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटर कहते हैं इसे, इक्वेटर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो भी हम स्टडी करते हैं ना क्रोमोसोम की स्टडी, वो मेटाफेज में ही की जाती है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम स्टडी करेंगे ना तो क्रोमोसोम की स्टडी जो है वो इजी हो जाती है। अब हम देख रहे हैं क्या कि सेंट्रोमियर अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, इक्वेटर में क्रोमोसोम इकट्ठे हो चुके हैं। अब काम करना है ये कि अब हमें फेंकनी है रस्सी। अब रस्सी कौन बनाता है? रस्सी बनाता है हमारा सेंट्रियोल, और उसे हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ना ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जो किसी क्रोमोसोम से अटैच नहीं होता है, डायरेक्टली एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक जाता है। ये स्ट्रेंथ के लिए होता है, ठीक है, कि ये मजबूती प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये एक टाइप का हुआ। दूसरे टाइप का जो होता है कि क्रोमोसोम को अटैच करके रखता है, ठीक है। तो ये खींचने का काम करता है, दो क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इस टाइप के स्पिंडल फाइबर काम करते हैं। तो हम सेपरेटली देख लेते हैं कि स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों अभी अटैच है, ठीक है। इसको सेंटर से इन लोगों ने क्या कर दिया है कि अलग कर दिया है, खींच दिया है धागों से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को। इसको हम कॉन्टिन्यूअस फाइबर कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम के बीच में भी कुछ इंटर क्रोमोसोमल फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इनको सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि दोनों सिरे से इनको खींच रहे हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और इनको खींचने का काम किया, ठीक है। एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है, एक इन दोनों को टोटल खींचने का काम करा रहा है, ठीक है। और एक जो है क्रोमोसोमल फाइबर ये काम कराता है कि दोनों पोल पे इसको अट्रैक्ट कराता है, खींच के अपने पास बुलाने का काम जो करता है वो क्रोमोसोमल फाइबर काम करता है। आ रही है बात समझ में कि अभी सेंटर में दोनों यहाँ पे मौजूद थे, और ये धागे से जो ये अटैच था ना, ये वाला स्पिंडल फाइबर और ये वाला स्पिंडल फाइबर दिख रहा है ना आपको, ये स्पिंडल फाइबर इसको खींच के सेपरेट कर लिया, जिसकी वजह से ये क्रोमेटिड्स, दो क्रोमेटिड्स बनाए, ठीक है। दो क्रोमेटिड्स आर्म इसने बनाए, और फिर यहाँ पे कुछ इंटरनल इंटर क्रोमोसोमल फाइबर, कुछ क्रोमोसोमल फाइबर मिलके इनको पूरी तरह से दो पोल की तरफ खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि हमको ये जेनेटिक मटेरियल जो हमारा क्रोमेटिन थ्रेड है, इसको क्रोमोसोम में हमने बनाया ताकि हम इसको समान
भाग में डिवाइड कर सके, दो समान इक्वल अमाउंट में इसका डिवीजन हो सके, ठीक है। इसीलिए दो आर्म्स बनाए हैं ताकि वो दोनों सेपरेट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्म्स बन गए, यहाँ पे धागे ने उन्हें पकड़ लिया, बस खींच के इसको दोनों पोल की तरफ लेके गए हैं। अब हमारा जो ये प्रोसीजर है वो घुसेगा एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा वो हम देख लेते हैं। एक्साइटेड रहिए क्योंकि ये चीजें हम देख रहे हैं कैसे एक उलझन भरा हुआ ये धागा है जिसको हमने समेट बटोर के ऐसा बना दिया है, उसको खींच के दो पोल्स की तरफ ले जा रहे हैं। तो चूंकि अब बस डिवीजन के लिए वेट है, जैसे ही पूरा तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम इकट्ठा होने लगेगा, सेल डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास एक सेल से दो नई सेल का निर्माण होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एनाफेज की ओर। अब हम अपना थर्ड फेज पढ़ रहे हैं, एनाफेज। एनाफेज मतलब पोल्स की तरफ आने वाला फेज। ये फेज जो है बाकी सारी फेज की अपेक्षा बहुत ही छोटा फेज है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मेटाफेज के दौरान जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं उसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। वो अबाउट टू मतलब सेपरेट है, ठीक है, मेटाफेज में। लेकिन जो एनाफेज है, एनाफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स है सेंट्रोमियर से टोटली सेपरेट होके पोल की तरफ बिल्कुल आने ही वाले हैं, पोल की तरफ, है ना। ये जस्ट अब थोड़े ही टाइम पे सारे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फेज में सारे जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, इनका काम धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है क्योंकि सारे जो क्रोमेटिड्स है ना वो अपनी जगह पे बस आने ही वाले हैं। इसे माइग्रेटर फेज भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर्स है, जैसे कि हमने बताया, धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगेगा, ठीक है। तो चूंकि ये जो सेंट्रियोल थे ये दोनों अपने पोल पे बैठ के धागे फेंके थे, अब सारी जो मछलियां हैं ना वो कांटे में फंस गई हैं। अब क्या करेंगे, अपने नेट को बटोरेंगे, ठीक है। मतलब ये अपने जो अब बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो अब जो क्रोमोसोमल फाइबर है ना इसका कंट्रक्शन होगा, ठीक है। ये वापस से डिसअपेयर होने लगी क्योंकि अब इनका काम जो है ना वो खत्म हो गया है। और जो सेंट्रोमियर है ना ये पोल की तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। जहां स्पिंडल फाइबर वापस से अब खत्म होने के लिए स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्शन होने वाला है और जो सेंट्रोमियर है ना ये अट्रैक्ट हो रहा है पोल की तरफ, सेंट्रियोल की तरफ। सेंट्रोमियर जो है ना ये अट्रैक्शन दिखा रहे हैं अब, ठीक है। ये सभी का जो अट्रैक्शन है ना सेंट्रोमियर का, ये जो हम सेंट्रोमियर ये इसका अट्रैक्शन सेंट्रियोल की तरफ बढ़ रहा है और स्पिंडल फाइबर्स है वो सिकुड़ रहे हैं, ठीक है। और दो क्रोमेटिड्स के बीच में रिपल्सन हो रहा है क्योंकि इन दोनों को में अट्रैक्शन होगा तो फिर वापस से जुड़ जाएंगे, है ना। तो हमको जोड़ना तो नहीं, हमको सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रक्शन चल रहा है, सेंट्रोमियर का सेंट्रियोल की तरफ अट्रैक्शन चल रहा है और इन दोनों के बीच में रिपल्सन चल रहा है। तो इस तरीके से जो है ये दोनों क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स आर्म जो है ना वो अपनी अपनी जगह की ओर चले जा रहे हैं और पोल्स में जाके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एनाफेज है ना बस बुलाने वाला फेज है, सारे क्रोमेटिड्स मेरे पास आओ, दोनों पोल्स में इकट्ठे हो जाओ। और जितने भी ये जो जाल थे वो अब सिकुड़ने लगेंगे, डिसअपेयर होने लगेंगे, ठीक है। लेट एनाफेज तक सारे स्पिंडल फाइबर्स है ना वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाएंगे। ये हमारा डिवीजन का जो है ना वो लगभग लास्ट फेज है। इसके बाद हम एंटर करेंगे कहाँ, टेलोफेज में। अब कैरियोकाइनेसिस का ये हमारा लास्ट फेज है जिसे हम टेलोफेज कहेंगे, ठीक है। अब हमने देखा था क्या कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्रोमेटिड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और सारे जो क्रोमेटिड्स है वो एक लाइन से उनके अकॉर्डिंग उनके पास चले जा रहे हैं, उनके जाल में ये सारे फंस चुके हैं। अब क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स हमने कहा था कि डिसअपेयर हो जाएंगे, तो ये हो गए हैं स्पिंडल फाइबर टोटली डिसअपेयर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि हमने जो जो चीजें एनाफेज में पढ़ी थी, ठीक है, सॉरी प्रोफेज में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी ना जस्ट उसका अपोजिट होगा टेलोफेज में। समझ में आ रही है बात? जो जो चीजें हमने एनाफेज में प्रोफेज में पढ़ा था उसका अपोजिट टेलोफेज में यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट काम हो रहा है। जो जो चीजें अभी हमने की थी उसका अपोजिट काम हो रहा है यहाँ पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहली बात तो ये जो हमारा क्रोमोसोम्स था, क्रोमेटिड्स था, वो अब अनकॉइल होगा, ठीक है। जो हमारा एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर था वो कॉइलिंग करके बना था, तो वो अब अनकॉइल होगा और अनकॉइल होके
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा पूरा जैसा कि पहले था। ठीक है, तो ये पूरा जो क्रोमोसोम्स जो है ना वो वापस अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेट प्रोफेज में, मतलब कि प्रोफेज के लास्ट स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रहा था, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें प्रोफेज में होती है ना, जस्ट उसका अपोजिट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना, क्रोमेटिन थ्रेड का बनना, क्रोमोसोम्स का अनकॉइलिंग होना, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो टेलोफेज कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप है और इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इक्वेटर में जो जमा हुए क्रोमेटिड्स थे, इक्वेटर में जमा हुए ये जो क्रोमेटिड्स थे वो वापस यहाँ पोल पे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होने के बाद ये इनमें अनकॉइलिंग चालू हुई। ठीक है, ये सारे जो है ना वो मान लीजिए कि यहाँ आके इकट्ठे हुए। ठीक है, और यहाँ दोनों पोल में ये सारे, एक पोल यहाँ और एक पोल यहाँ, दोनों इकट्ठे हुए। अब क्या होगा कि इनमें जो है वो अनकॉइलिंग चालू होगा, तो अब ये अनकॉइल होके ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे सारे के सारे। ठीक है, अरे बस समझ में, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा टेलोफेज में। तो इस तरीके से दो डॉटर न्यूक्लियस बन गई, बस दो न्यूक्लियस हमें मिल जाते हैं तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो अभी बाकी है। ठीक है, तो अब हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस हम देख लेते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। इसमें हम एनिमल और प्लांट दोनों सेल को एक साथ ही समझेंगे कि दोनों में जो है साइटोप्लाज्म का जो है वो डिवीजन कैसे होता है। तो एनिमल्स में फेरो लाइक स्ट्रक्चर से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और प्लांट्स में सेल प्लेट बनती है। हम देख लेते हैं कि ये कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारे पास सेम एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। ठीक है, दोनों के कैरियोकाइनेसिस हो चुके हैं, इट मींस न्यूक्लियर का डिवीजन हो चुका है। अब साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए ये सेल आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो एनिमल्स में फेरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फेरो लाइक मतलब एक दोनों जो साइड्स है ना, इनमें क्लीवेज होता है, सिकुड़न सा बनने लगता है। ठीक है, जैसे कि ये डंबल लाइक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस यहाँ है और ये जो क्लीवेज आप देख रहे हैं ना, इसी को ही हम कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं क्लीवेज फरो। अब इनमें और सिकुड़न होता है, इनमें संकुचन होने लगता है। ठीक है, या जो भी आप कह लें, और ये कुछ ज्यादा ही सिकुड़ने लगती है दोनों साइड से और इस तरीके से साइटोप्लाज्म का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और इस तरीके से दो नई डॉटर सेल का प्रोडक्शन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? फेरो लाइक क्लीवेज के द्वारा एनिमल सेल में। जब हम सेल प्लेट्स की बात करेंगे, मतलब कि हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल में। ठीक है, तो प्लांट सेल में एक प्लेट जैसी संरचना इनके बीच में बन जाती है, इक्वेटर में बन जाती है, सेंटर में बन जाती है। ये हमारा न्यूक्लियस है और इनके बीच में ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये सेल प्लेट जो है दोनों साइड से बढ़ती जाती हैं और दोनों सेल मेम्ब्रेन की सरफेस को ये टच कर जाती हैं, जिसके दौरान जो सेल का जो है वो इक्वल अमाउंट में डिवीजन हो जाता है और इस तरीके से दो नई सेल का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस तरीके से साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आई होप आपको हमारा ये सेल डिवीजन का सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मियोसिस को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सिंपल लगा या नहीं। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन अगर रेड कलर का होगा तो उसे क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिए, तभी हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।